मूव फॉरवर्ड। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या होता है। सो ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द एप्लीकेशन एंड लास्टली ऐसा यूनिट। तो प्रेशर का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसका फिर भी अगर आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट। तो अभी हम लोग ये पूछेंगे या क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये आपका 2 मार्क्स का पूछेगा, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, आपको क्या करना है कि थ्रस्ट और प्रेशर का डेफिनेशन आप डाल दो। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपसे जब भी पूछा जाए एनीथिंग कि डिफरेंस बिटवीन दिस टू, चाहे आपका वो बायोलॉजी हो, चाहे आपका वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो पहला आप सेंटेंस क्या लिखोगे, आप फर्स्ट सेंटेंस लिखना कि डेफिनेशंस क्या होता है। पहला चीज तो आपने ये डाल दो। अगर उसका ऐसा यूनिट है तो इन द नेक्स्ट पॉइंट यू जस्ट राइट द ऐसा यूनिट। और थर्ड में क्या, उसका एप्लीकेशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स दे दो, बस हो गया आपका। इतना ही आपको जानना है। ऐसा नहीं है कि है ना किसी भी चीज का डिफरेंसेस आपको करना है। एक्चुअली देखिए कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो बोर्ड हो या फिर एनी कॉम्पिटिशन हो, आपसे डिफरेंसेस क्यों पूछता है। डिफरेंसेस वही स्टूडेंट लिख सकता है जिसका कॉन्सेप्ट है ना क्रिस्टल क्लियर हो। कि आपसे पूछा गया कि सपोज करूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, तो एक्चुअली मैं आपको चेक करना चाहता हूं कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि थ्रस्ट और प्रेशर को एक ही चीज समझ रहे हैं या फिर थ्रस्ट और प्रेशर अलग है। तो आप बोलोगे नहीं सर, थ्रस्ट एंड प्रेशर तो अलग चीज है। हाँ, दोनों मिलता है बट दे आर नॉट द सेम, डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट है समझना है इसको। थ्रस्ट है टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, यहां नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस नहीं लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर के मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको, नॉर्मल। तो ये क्या है, ये एक सरफेस है, दिस वन इज द सरफेस। इस सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहा है। तो आप सपोज करो ये F1 लग रहा है, ये F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ फोर्सेस भी एक्ट होता है। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में देखो बेटा, ये सरफेस के इसके परपेंडिकुलर पर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर पर ये 90 डिग्री बना रहा है, दिस वन इज मेकिंग 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है इस सरफेस पर। तो थ्रस्ट कहां लग रहा है, आप ये मत बोलना बेटा कि थ्रस्ट ने यहां लग रहा है, कंप्लीटली रॉन्ग। सब बोलेगा यार कहां पढ़ाई किए थे तुम, कहां क्लास किए थे, ये हो जाएगा आपके साथ। थ्रस्ट बेटा यहां पर लग रहा है, फोर्स का एक्शन कहां पर हो रहा है, तो फोर्स का एक्शन यहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो थ्रस्ट कहां लगेगा, थ्रस्ट आपका यहां पे लग रहा है, ये पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो ये थ्रस्ट ये होता है। अच्छा, प्रेशर का क्या है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यूनिट का मैंने आपको पहले समझा दिया था, यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो सपोज करो ये एरिया ही है, यहां मैं एक बना देता हूं, दिस वन इज F फोर्स। तो इसमें से सपोज करो मैं इसको चूज करता हूं, ठीक है, F2 फोर्स। तो ये F2 फोर्स तो इस एरिया पर लगा है, तो पूरा एरिया नहीं, इस एरिया पर, ठीक है बेटा। देखें इस एरिया पर, ये एरिया कितना होगा, तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो 1 mm स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब यूनिट, दिस वन इज यूनिट एरिया।
तो इस यूनिट एरिया पे फोर्स जो लग रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। फॉर्मूला बताइए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो यहां पर F क्या है? F थ्रस्ट है, पहले तो मैंने बता चुका हूं। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। यही चीज आपको देना है। तो आप ही ये सोचो, मैं ये बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने अपने लाइफ में देखा है कि वो लोग है ना इस चीज को है ना रटते हैं। जिससे मैं पूछा कि जो मेरे पास न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं सर स्कूल में है ना मुझे ये चीज लिखवा दिया गया है, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन कि भाई थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंसेस आता है। तो मैं आपको बोला ही था कि आपको एकदम एक एक चीज है ना आपके मुंह में हलवा की जैसे मैं है ना खिलाऊंगा, वही मैं ये खिला रहा हूँ। अगर मैं नहीं खिला पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ये चीज लिखिए कि सर आप इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए कि एकदम मेरे माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जितने भी चीजें सब मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। रही बात क्वेश्चंस की, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल गिव ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और अब मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। फिर भी हम लोग एक चीज से क्लियर कर लेंगे एंड आई विल प्रोवाइड द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप आराम से उसको डाउनलोड करके उससे आप पढ़ सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थोड़ा देर के लिए मैं हट जाता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो पहले। ले लिया होगा आपने, थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको आप आराम से करना। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अब सब सिंपल आएगा, ठीक है। अब मेन टॉपिक जो था, आपने सबसे बड़ा हर्डल पार कर लिया, सबसे हार्ड वर्क आपने पार क्रॉस कर गया, वो था आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। क्यों जानते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, 8th स्टैंडर्ड नहीं, मैं पढ़ाता हूँ 8, 9, 10th, 11th, 12th, इवन नीट का और उस सब का मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है। बायो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैं सबको कराता हूँ। मैं सब में यही कॉमन देखा कि वो लोग के पास प्रॉब्लम्स यही आता है कि वो लोग के पास ये कंसेप्ट नहीं था। जो आप ये पढ़ रहे हो ना, यही चीज वो लोग भी पढ़ रहा है, उससे कहीं भी क्वेश्चंस पूछ नहीं जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन से लेकर किसी भी एकेडमिक्स के एग्जाम में लेकर आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है ना कि आई एम जस्ट वांट अ जीनियस स्टूडेंट हु इज अ गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट। वो गॉड गिफ्टेड नहीं चाह रहा है, वो आपसे चाह रहा है बेटा कि आप जो भी पढ़ाई किए हो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है कि नहीं है। इवन आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पर भी यही चीज होगा, उसको पता है किसी भी इंटरव्यूअर को कि आपने कुछ भी जो भी पढ़ाई किया है वो सब पढ़ के आए हो। तो आपसे एकदम बेसिक चीज पूछे, हो सकता है आपसे है ना 7th स्टैंडर्ड चीज पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि प्रेशर क्या होता है, तो आपको लगेगा भाई प्रेशर, ये तो क्या पूछ रहा है यार, ये तो बचपन में हम लोग पढ़े थे। तो दे आर एक्चुअली वांट टू नो कि यू हैव द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेशर और नॉट। अगर बेसिक कंसेप्ट का नहीं है तो फिर वो कैसे आगे कंटिन्यू करेगा। तो जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आपका हर जगह काम आएगा, ये आप लिख के रख लो, वॉट एवर थिंग्स आई एम सेइंग। ओके, चलिए। हाँ बेटा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिक्विड प्रेशर। बहुत सिंपल है। तो आप सोचो, अगर आपका है ना थ्रस्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, प्रेशर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर आप लिक्विड प्रेशर पर कैसे आते? तो जो लेसन है, जो चैप्टर है, वो सीरियल वाइज में है, स्टेप वाइज है, एल्गोरिथम के जैसा है कि इसके बाद वो, इसके बाद वो, इसके बाद वो। इसलिए मैं हर एक टॉपिक स्टेप वाइज आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ। सेट का मतलब मैंने बोला था ना कि सेट मैं कर रहा हूँ, तो सेट का मतलब क्या होता है कि इसके बाद, इसके बाद, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। अगर आप सोचो कि जब मैं प्रेशर पढ़ा रहा था तो प्रेशर के पहले अगर मैं आपको लिक्विड प्रेशर पढ़ा देता, आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए आप मेरे से अब ये क्वेश्चन है ना पूछोगे नहीं, डाउट्स नहीं होगा कि सर प्रेशर क्या होता है। आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है, हाँ ये बताना रहेगा कि लिक्विड प्रेशर। मुझे लग रहा है उतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि लिक्विड जो प्रेशर लगाता है कंटेनर में उसको लिक्विड प्रेशर कहते हैं। लेकिन बेटा इसमें भी कुछ कुछ है ना बातें जो आपको क्लियर करनी है। जैसे देखिए, लिक्विड प्रेशर क्या होता है,
लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है, ना कि प्रेशर। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने अपने लाइफ टाइम ये भी देखा है कि प्रेशर ऑन द लिक्विड ऐसे भी लिखते हैं, तो मुझे मतलब इतना हंसी आता है कि प्रेशर ऑन द लिक्विड, यार ये तो उल्टा होता है ना, लिक्विड प्रेशर लगाता है, प्रेशर पर आप लिक्विड लगा रहे हो कंटेनर में, वो कैसे होगा? तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली ऑन दी सरफेस। रेड छूट गया, रेड लेके आता हूं। क्या है? ऑन दी सरफेस। सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब है, सरफेस का मतलब है ऑफ द कंटेनर। ओके, आप सबसे पहले क्या करो, इसको है ना पहले आप समझ लो ये कैसे होता है, ठीक है? आप सबसे पहले इसको रीड कर लो। ओके, फर्स्ट यू रीड, उसके बाद फिर मैं ये बताता हूँ कि इसका मीनिंग्स क्या होता है। तो मैं आपको रीडिंग करना भी सिखाऊंगा कि किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी डेफिनेशंस को आपको रीड कैसे करना है, राइट? एक बार आप रीड करो, मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, जस्ट रीड, 1 मिनट आई एम गिविंग यू। रीड किया, बोलो सर कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं भी आया, मैं क्लियर करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये मैं आपको बहुत अच्छा से डिटेल बताऊंगा दैट हाउ यू कैन रीड अ बुक। ठीक है, बुक का मतलब साइंस बुक हो, मैथ्स की बुक हो, केमिस्ट्री की बुक हो, किसी भी फील्ड की बुक हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम की बुक हो, तो आपको बचपन से ये बताया गया है कि बेटा यू स्टैंड ऑन द बेंच एंड देन यू जस्ट रीड अ बुक। क्लास में होता था ना कि आप खड़े होकर है ना वहाँ बुक रीड कराया जाता था, और रीडिंग आपने पूरा कर लिया और लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी आपके साथ ये होता है। आप देखो कोई बुक आप ओपन करो, अभी जो आपके सामने है वो ओपन करो और उसको है ना रीड करना शुरू करो, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। तो एटलीस्ट 2 पेजेस यू जस्ट रीड इट आउट। तो 2 पेजेस के आप रीड करने के बाद आपको ये फील होगा यार पीछे और सब डिलीट होकर चला रहा है। आपसे पूछा गया कि आपने रीड किया, आप बोले यस सर मैंने रीड कर लिया। ओके देन यू गिव अ टेस्ट, बोले यार सर क्या आप बोल रहे हो, पहले मैं उसका प्रिपरेशन करूँगा तब ना। तो प्रिपरेशन आपने कर ही लिया, रीड कर लिया, हाँ सर ये तो प्रॉब्लम आता है बिकॉज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपको किसी भी स्कूल्स में, किसी भी कोचिंग में आपको ये नहीं बताया गया, ये नहीं सिखाया गया हाउ यू कैन रीड। वही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि रीड कैसे किया जाता है। वंस यू विल नो हाउ टू रीड तो आपको है ना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले सर ये तो एकदम इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊँ, वही मैं बेटा आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आप करते चले जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको किसी भी ट्यूशन्स की जरूरत है ना नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर कैसे रीड करना है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, मतलब जो लिक्विड होगा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये लिक्विड है, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये कौन सा ये लिक्विड जो है ये क्या है, दिस वन इज कंटेनर, ये कंटेनर हो गया, ठीक है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली ऑन द सरफेस, सरफेस बेटा ये सरफेस हो गया, दिस वन इज द सरफेस। तो सिर्फ इस सरफेस पर ही नहीं लगा रहा है, ये मत सोचना कि सरफेस पर नहीं लगा रहा है, सरफेस पर लगा रहा है, लेकिन सिर्फ सरफेस पर नहीं लगा रहा है ऑफ द कंटेनर बट ऑल साइड्स ऑफ इट इन ऑल डायरेक्शंस। तो कंटेनर के हर डायरेक्शंस में प्रेशर लगा रहा है लिक्विड, मतलब लेफ्ट साइड भी लगा रहा है, ठीक है, राइट साइड भी लगा रहा है। ये मत बोलना कि है ना सर ऊपर लगा रहा हूं, सर ऊपर कैसे लगाएंगे, ऊपर तो फ्री सरफेस है, यहां मैं लिख दे रहा हूं दिस वन इज फ्री सरफेस, फ्री सरफेस पर प्रेशर नहीं लगाएगा। वो सर कैसे, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो लिक्विड है ये जितना एक्शन लगा रहा है सरफेस पर उतना ही ये रिएक्शन इसको दे रहा है, तभी ना प्रेशर फील होगा। अब आप आ जाओ सरफेस पर, सरफेस के ऊपर तो कोई कंटेनर है नहीं, वो तो फ्री सरफेस है।
तो फ्री सरफेस है तो ऊपर में ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर, अगर मान लो मैं इसको कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, तभी वो एक्सर्ट करेगा, तभी वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होगा। तो आपको, मुझे लगता है ये समझ में आ गया कि फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है। आप अपने भी एकेडमिक्स में या स्कूल्स में आप पूछो ये जाके, व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, और इसका मतलब क्या होता है, व्हाट ऑल साइड्स ऑफ इट इन ऑल डायरेक्शंस। तो आप खुद पाओगे जो मैं ये बात बोल रहा हूं वो सच है। ठीक है, तो आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मास्टर ये बात बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई ना। और मैं क्लियर करता हूं, देखो कैसे। वन एप्लीकेशन आई एम गिविंग, तो ऑल डायरेक्शंस में है। अभी तो ऑल डायरेक्शन मैंने प्रूव नहीं किया कि हाँ सर ये, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं सर मुझे आप है ना प्रूफ करके दिखाइए। ओके, यू कैन डू इन होम ऑल्सो। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट आई एम गिविंग यू। आप एक कंटेनर लो, ठीक है, ये नोजल है, ठीक है, दिस वन इज नोजल, ठीक है। एक मिनट, चलो मैं ये लेता हूं, इसमें आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये नोजल है, यहां पर आप कोई बलून यहां लगा लो, ठीक है। यार फिगर से नहीं बन रहा है, ठीक है, इसको माइंड मत करना। देखो ये बलून है, ठीक है। अभी ये श्रिंक किया हुआ है बलून। उसके बाद इसमें आप है ना लिक्विड फिल करो। बेटा ये मत करना पहले कि इसको नोजल को ओपन रखें और तब लिक्विड फिल कर रहे हो, पूरी जिंदगी तुम्हारी बीत जाएगी, ये कभी नहीं भरेगा, यहां से ना निकलता रहेगा, ठीक है। चलिए, जब आप ये लिक्विड, जब इसको नोजल लगाने के बाद मतलब नोजल, दिस वन इज द नोजल, नोजल में आप बलून फिक्स किए और जब आप लिक्विड डालते चले जाओगे तो आप देखना इसका ये साइज है ना धीरे 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 बिगर होता चला जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि प्रेशर बढ़ेगा तो बलून में जो वाटर इंटर करेगा उसका साइज बड़ा होने लगेगा। तो दिस इज द प्रूफ। तो साइड में भी यही हो रहा है, आप यहाँ नोजल लगाओगे तो यहाँ पर भी वैसे ही बलून होगा, आप यहाँ पर लगाओगे तो आप देखोगे बलून यहाँ भी बिगर हो रहा है। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट द डेफिनेशन जो है वो वैलिड है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विड जो प्रेशर ऐड करता है वो सब डायरेक्शन में ऐड करता है, राइट, सिवाय फ्री सरफेस को छोड़कर, इसलिए उसका नाम फ्री सरफेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रेशर नहीं लगेगा। तो यहाँ अगर देखते हैं प्रेशर 0 लग रहा है। अब आप ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। आपने कहा या मैंने कहा कि यहाँ पर प्रेशर नहीं लगता है, बेटा प्रेशर लग रहा है वहां पर। ये मत बोलना ना कि फ्री सरफेस में प्रेशर नहीं लगता है, फ्री सरफेस पर ऑलवेज प्रेशर लगता है। कौन सा प्रेशर लगता है? ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये जो प्रेशर होता है ये लिक्विड प्रेशर हो रहा है। तो लिक्विड प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं लिक्विड प्रेशर इक्वल टू 0 है बेटा। इसलिए यहां कंफ्यूज मत करना कि फ्री सरफेस का मतलब ये नहीं होता है कि फ्री सरफेस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लग रही है। प्रेशर लग रही है ऑलवेज, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है, ना कि लिक्विड प्रेशर लग रहा है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि लिक्विड प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग देखिए स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर। तो क्या क्या वो है ना फैक्टर है जो लिक्विड प्रेशर पर प्रभाव डालता है। फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स लिक्विड प्रेशर पर क्या होता है, कब हमको पता चलेगा, कब मुझे पता चलेगा ये चीज कि है ना लिक्विड पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि कम प्रेशर पड़ रहा है। तो बेटा ये 2 है फैक्टर्स जो लिक्विड पर प्रेशर का अफेक्ट डालता है। ये पूछता है, ये आपसे 2 से मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक ये पूछ सकता है। बहुत सिंपल है।
आपने इतना क्रॉस कर लिया, ये इतना बड़ा जर्नी क्रॉस कर लिया, तो आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चलते हैं हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जितना ज़्यादा हाइट रहेगा लिक्विड का, उतना ज़्यादा हाइट का लिक्विड का मतलब हो गया जितना डेप्थ रहेगा उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर ऐड करेगा। तो आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ में देखा होगा कि जब डाइवर्स लोग जब पानी के अंदर जाते हैं, जब वो बहुत गहरा होता है, तो जितना नीचे जाएंगे पानी में उतना ज़्यादा प्रेशर जो हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वाटर जो है उतना ज़्यादा दबाव उसमें डालते चला जा रहा है। एकदम जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू द हाइट या विथ रेस्पेक्ट टू द डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस। हु इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर? लिक्विड। तो उसका हम लोग है ना एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेंगे, आप घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर डिपेंड करता है। तो मोर द हाइट मोर विल बी द प्रेशर। मैं लिख दे रहा हूं, मोर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम मोर विल बी द प्रेशर, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। कैसे? फर्स्ट फिगर आप देखो। फर्स्ट फिगर में मैं क्या करता हूं, लिक्विड कॉलम लेता हूं। ओके, दिस वन इज द लिक्विड कॉलम। तो दो लिक्विड कॉलम लेता हूं, दो लिक्विड कॉलम लेता हूं इक्वल विड्थ का, ठीक है, इक्वल साइज का। इसमें बेटा जी मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐसा नोजल है, बलून फिक्स करता हूं, ठीक है। तो इसको मैं बलून फिक्स कर लूंगा, राइट। और यहां पर ये लिक्विड है, तो इसका हाइट सपोज कर लो h1 है, दिस वन इज द हाइट। इसमें सेम लिक्विड मैंने डाला है, ठीक है। आई एम नॉट चेंजिंग द लिक्विड, ठीक है। ये पूरा इसका हाइट यहां से लेकर यहां तक है, इसका हाइट h2 है। तो h2 का हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू h1। नेक्स्ट लिक्विड जो आप लोगे, आइदर वाटर और वॉट एवर एल्स यू वॉन्ट टू टेक, ये सेम होना चाहिए, तभी तो आप डिफरेंसेस पता करोगे। दोनों में नीचे आप बलून लगाते हो, राइट। तो इसमें आप देखना, इस बलून का साइज सपोज करो इतना है, तो इसमें से इस बलून का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितना हाइट रहेगा तो वाटर क्या करेगा। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो वो प्रेशर क्या कर रहा है, वो चारों तरफ ज़्यादा लगा रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि हाइट कम है तो प्रेशर कम लगेगा, हाइट ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यही चीज़ आपको जानना था कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम में क्या होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। नहीं तो ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में इसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्मॉल से एरिया में रह सकता है, उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। आप एग्जांपल देता हूँ। डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ा, कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा होता है, गाढ़ा तो आपने सुना ही होगा। तो आप दो लिक्विड ले लो, एक में आप वाटर रखो और एक में आप मस्टर्ड ऑयल रखो, ठीक है, सरसों का तेल रखो। तो आपको पता रहेगा दोनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में है, सबसे ज़्यादा गाढ़ा किस में है। तो वाटर में बोलोगे आप सर इसमें तो कम गाढ़ा है, ठीक है, वो पूरा हिलता है, लेकिन आप वही देखोगे मस्टर्ड ऑयल में वो ज़्यादा गाढ़ा है, वो जल्दी वो हिलेगा नहीं। तो डेंसिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वाटर। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या बोलता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। सेम चीज़ लेते हैं, सेम फिगर, आपको आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगी।
तो मैं इसको ब्लैक से करता हूँ। ये मैं लेता हूँ, ठीक है, सेम चीज़ नोजल है और सेम हाइट पर, ओके, जस्ट रिमेंबर यहाँ सेम हाइट है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। और यहाँ बलून फिक्स करूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस वन इज वाटर, पानी लिया और इसका हाइट सेम रखता हूँ, ठीक है, इसका हाइट h1 रखता हूँ। दूसरा लिक्विड कॉलम लेता हूँ, फिगर अच्छा नहीं बन रहा यार, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो ये चीज, ये क्या है, दिस वन इज मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल है बेटा, ठीक है। और हाइट इसका भी क्या है, h2 ही लिए है, दोनों सेम हाइट है, राइट। तो ये h1 इज इक्वल टू h2 है, हाइट इज सेम। तो इक्वेशन के बेसिस पर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इक्वेशन के बेसिस पर भी आप क्या आंसर दोगे। तो जब वाटर था तो इस बलून का साइज आप देखोगे वो इतना ही बड़ा था, राइट। और वही मस्टर्ड का जब कॉलम में डाले और बलून फिक्स किए तो बलून का साइज इतना बड़ा हो गया। तो आप देख रहे हो कि इसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और इसमें प्रेशर कम लग रहा है एज कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल। तो दोनों तरह से दोनों के एप्लीकेशन है। मैंने ये प्रूफ कर किया कि हाइट ऑफ द कॉलम पर डिपेंड करता है और दूसरा डेंसिटी पर। एक हाइट पर डिपेंड कर रहा है और एक डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। कौन? लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर। अब बेटा जी आप, मुझे लग रहा है कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर ऑलरेडी आपने है ना कंप्लीट कर चुका था। अगर आप देखेंगे तो इस लेसन में, इस चैप्टर में सबसे टफेस्ट पार्ट था जो आपने क्रॉस कर लिया, वो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स था, वो आपका टॉर्क था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, इवन जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ जो 11th 12th के भी होते, तो उनको भी डाउट आता है स्कूल्स में कि सर अब मुझे है ना आप ये चैप्टर का है ना टॉर्क पढ़ाओ, ये चीज़ मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाओ, क्योंकि इसमें है ना मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए आपने इस चैप्टर का जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो चीज़ आप है ना क्रॉस कर लें, ठीक है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, उसका कंसेप्ट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो सकता है? वेरी सिंपल, जो एटमॉस्फेयर, जो एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, क्यों ऐसा होता है वो भी मैं बताऊंगा। आपके बुक में, जैसे सेलिना की बुक में ये बताया है आपको, लेकिन रीजन नहीं दिया है कि व्हाई द अर्थ इज एक्सर्टिंग द प्रेशर, मीन्स फीलिंग द प्रेशर ऑफ द एयर। क्यों प्रेशर है ना एक्सर्ट कर रहा है, इसका रीजन नहीं दिया है। इसका रीजन मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले चलिए डेफिनेशन में चलते हैं। तो दिस वन इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन का मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फिक्स होता हो, जो एग्जैक्ट होता हो, वो चीज़ डेफिनेशन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले इतना पढ़ने के बाद पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ हो गया और ये अर्थ का सेंटर। नाउ सपोज करो ये आपका एटमॉस्फेरिक रीजन है, एटमॉस्फेरिक एयर है। दिस वन इज द एटमॉस्फेयर। तो आपने ज्योग्राफी में पिछले क्लास में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सो मेनी
एटम्स है, सो मेनी पार्टिकल्स है, वो सब क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मैं यहाँ रीजन दे रहा हूं क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द सरफेस। अब देखो बेटा, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपने देखा था, आपने बहुत स्टार्टिंग में भी क्लास में आपने पढ़ा था 5th 6th 7th में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि न्यूटन ने क्या बताए थे कि अगर एप्पल जब फॉल होता है तो व्हाई द एप्पल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटी अर्थ का अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ, इसलिए कोई भी चीज नीचे गिरता है। ड्यू टू द सेम रीजन यहाँ जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं इसको हम लोग एयर कर देते हैं। ठीक है, वो सब भी अर्थ जो है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो सभी को अपने तरफ खींच रहा है, जिसके वजह से प्रेशर बन रहा है। ओके, आप देख लो मून में कोई एटमॉस्फेयर है? नो सर, मून में तो एटमॉस्फेयर नहीं है, वह एटमॉस्फेयर नहीं है। ग्रेविटी वहां पर भी है बेटा, लेकिन वहां पे जो ग्रेविटी है, अगर अर्थ का ग्रेविटी जी मान लेते हैं, ठीक है, तो मून पे जो ग्रेविटी है 1/6 ऑफ ग्रेविटी है। तो मून का जो ग्रेविटी है G/6 है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी। तो क्या है, उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वो जितना भी, ग्रेविटी बहुत कम है, तो जितना भी एटमॉस्फेयर होगा मे बी इन द स्टार्टिंग, वो सब है ना बाहर चला गया, सब आउटवर्ड चला गया। तो कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एंड ड्यू टू दिस रीजन, यही रीजन के चलते बेटा मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और अर्थ में एटमॉस्फेयर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू एयर कॉलम, दिस वन इज द एयर कॉलम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये बेटा एमसीक्यू में आपसे पूछता है। तो 1 एटमॉस्फेयर, जो शॉर्ट फॉर्म होता है 1 ATM, तो 1 एटमॉस्फेयर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से प्रेशर का होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो दिस वन इज द फोर्स एंड दिस वन इज द एरिया, जिसका वैल्यू पास्कल में 1.013 10⁵ पास्कल होता है। ये पूछता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में आपसे बेटा ये पूछ लेगा कि 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पास्कल, ऑप्शन दिया रहेगा। तो जहां भी आप देखोगे कि ये वैल्यू दिया हुआ है, यू जस्ट पुट द टिक मार्क। मुझे लग रहा है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एक हम पॉइंट देखना, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब बेटा हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ऊपर का मतलब ये नहीं है कि आप चल वैसे, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं एल्टीट्यूड का मतलब हो गया जो अर्थ के सरफेस से जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे आप कभी क्लाइंबिंग करते होगे, माउंटेन में जाते होगे, अपने क्लाइंबर्स को देखा है, वो माउंटेन जाते हैं, माउंट एवरेस्ट में भी जाके चढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा पीछे ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना डिक्रीज होने लगता है, जस्ट लाइक ग्रेविटी। जैसे आप ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, इन द सेम मैनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको है ना बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप पिछले वाले लेक्चर्स में आपने देखना, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, अगर ए बड़ा है तो बी भी बड़ा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए छोटा है तो बी भी छोटा है। और इन्वर्सली में क्या था, अगर ए बड़ा है तो बी छोटा है, और अगर ए छोटा है तो बी बड़ा है, जस्ट अपोजिट, इन्वर्सली नाम नहीं है। तो इस टर्म को, इस सेंटेंस को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। बेटा आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। तो क्या होगा ना, आप न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक एक चीज़ है ना, एक एक लाइन उसका पता रहेगा
कि कैसे करना है। तो मैं ये सिर्फ आपको इस चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं हर चैप्टर के लिए आपको ये फॉर्मूलाज है ना देते चला जाऊँगा, आपको हर चैप्टर एकदम हलवे के समान ईजी लगेगा। चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। क्या दे रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है मतलब हाइट। तो एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। एल्टीट्यूड कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। बस इतना ही आपको जानना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ है ना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसका है ना एप्लीकेशन, ठीक है। आपने देखा होगा, कुकर का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखना बेटा, ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, आप किचन में ही ऑब्जर्व कर लोगे कि क्या होता है। आपने ये कुकर बैठाया, ठीक है, दिस इज द कुकर, दिस इज द हैंडल, ये आपका कुकर है, ठीक है। और अंदर में जो भी स्टफ आपने भरा है, वाटर, सपोज करो वाटर को आप बॉईल कर रहे हो, करते हो ना, ये आलू को आप बॉईल कर रहे हो, और यहाँ पे विसल लगा है, ठीक है, दिस इज द विसल, सीटी देगा, ठीक है, और गैस पर आपने इसको चढ़ा रखा है। अब ये बाहर का बेटा एटमॉस्फेयर जो है, ओके, बाहर का जितना भी एटमॉस्फेयर है उसका वैल्यू 1 atm है, राइट। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लगा रहा है, और अंदर का प्रेशर जो है अभी क्या है? इक्वल है बेटा, ठीक है। अंदर में भी प्रेशर तुम्हारा 1 atm है, जब तक आपने इसको हीट नहीं कर रखा। जब आप इसको हीट करना शुरू करते हैं, राइट, तो क्या होता है? इसका जो प्रेशर है अंदर का, ठीक है, अंदर का जो प्रेशर है आप ऐसे समझना, तो 1 + 1 इंक्रीज करता चला जाएगा जैसे जैसे वो बॉयल होता चला जाएगा, और जितना भी पार्टिकल्स है वो चारों तरफ प्रेशर लगाना शुरू करेगा, राइट। तो 1 + 1 + 1 ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे 1 एटमॉस्फेयर से अंदर का प्रेशर बेटा, कुकर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सीटी ऊपर जाकर ये विसल देने लगेगा, ठीक है। तो अंदर से गैस रिलीज करना शुरू करेगा, तब तक गैस को रिलीज करता रहेगा जब तक 1 एटमॉस्फेयर बाहर का और अंदर के एटमॉस्फेयर इक्वल ना हो जाए। अंदर में भी 1 atm हो गया, बाहर में भी 1 atm हो गया, तब वो सीटी ऑटोमेटिकली वापस चलाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरा आप एप्लीकेशन है ना बता सकते हो, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर, जब हम लोग माउंटेन में चढ़ते हैं तो क्या होता है? बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से क्या हुआ? हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर वो बढ़ गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द नोज। ये बेटा पूछता है क्वेश्चन कि व्हेन वी आर मूविंग और समवन और एनी पर्सन ऑन द माउंटेन स्टार्ट क्लाइंबिंग, दिस नोज ब्लीडिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, तो गिव रीजन। तो रीजन बेटा आपको यही देना होगा जो मैं यहाँ बताता हूँ। तो हर जगह आपको यही देखना है कहाँ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है, तो क्या करेगा? हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं डेली यूजेस पर कि कहाँ का हम लोग देखते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, गिव रीजंस आता है, ठीक है। वेरी सिंपल, 2 मार्क्स क्या क्वेश्चंस आता है, गिव रीजन। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को समझ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, हाइट इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्यों लगाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक चीज आपको मैंने ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव फॉरवर्ड। देयर इज नोज ब्लीडिंग ऑकर्स व्हेन समवन गोज एट हायर एल्टीट्यूड,
या फिर आपको पूछेगा कि माउंटेनियर्स जब ऊपर जाते हैं, व्हेन समवन इज क्लाइंबिंग द हिल और माउंटेन, तो नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो मैंने अभी जस्ट आपको है ना पिछले वाले लेक्चर में बताया था। द आंसर बेटा आप लिखो, ये 2 मार्क्स का आंसर है, ठीक है। दिस वन इज हैविंग 2 मार्क्स। रीजन दे रहा है, अब कैसे लिखोगे? नोज ब्लीडिंग ऑकर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज, तो मैं बिकॉज से ये कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप पहले ये लिख लेना कि नोज ब्लीडिंग ऑकर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज at higher altitudes the atmospheric pressure gets lowered. That is, ये आप लिख देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is inversely proportional to 1 upon altitude. कैसे लिखोगे बेटा? Because at higher altitudes the atmospheric pressure gets lowered on the basis of following relation का मतलब है, रिलेशन मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, तो दैट इज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैंने पहले ही आपको ना एक्सप्लेन किया था कि अगर हाइट बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ये देने के बाद अब आप लिखोगे ऐसे, बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स लोअर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होगा बेटा, अंदर का जो एक्सेस प्रेशर हो, अंदर में जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का कम हो गया, तो अंदर का प्रेशर एक्सेस हो जाएगा और नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तो बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स लोअर्ड, ठीक है, ड्यू टू विच, सॉरी ये होगा ड्यू टू विच देयर इज एक्सेस, ये लिखना है, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस ब्लड प्रेशर is increased inside our body। फुल का फुल मार्क्स आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आपने क्या दिया, आपने यहां फॉर्मूला भी दे दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देखोगे अपने क्लास में भी देखोगे, जो स्टूडेंट्स लोग के है ना नोट्स भी देखोगे, वो लोग ने सीधा वो क्या किया है, रीजन लिखा है, बट दे डोंट हैव गिवन द मैथमेटिकल रिलेशन। अगर आप बेटा ये कहीं भी मैथमेटिकल रिलेशन दोगे, जैसे कहीं पर रीजन पूछा, अगर उसका मैथमेटिकल रिलेशन आप दे रहे हो, तो क्या होता है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस होता है, ठीक है, कि भाई ये बच्चा जिसने मुझे ना आंसर शीट दिया है वो अच्छा खासा नॉलेजेबल है, उसने डीपली पढ़ाई की है, तो क्या होता है, इंप्रेशन बनता है। तो इंप्रेशन बनने से क्या होता है बेटा ना, कि अगर आपका माइनर मिस्टेक कहीं पर भी है, जैसे सपोज अपने स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक कर दिया, तो एग्जामिनर क्या करता है ना, उसको नज़रअंदाज कर देता है, उसको लेट गो करने देता है, ठीक है, क्योंकि जान रहा है बच्चा इज़ वेरी सीरियस, ठीक है, एंड ही और शी इज़ इंटरेस्टेड भी है। इसलिए मैं ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने दिया। मोस्ट ऑफ द आंसर्स में ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जोड़ देता हूँ उसको प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि नोज ब्लीडिंग क्यों होता है जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हो। तो
यही रीज़न आप सब जगह अप्लाई करो बेटा। ऐसा है ना, बहुत सारा रीजंस है, बहुत सारे रीजंस पूछेगा, वन ऑफ द रीजन आई हैव गिवन। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप ये फॉर्मूला पुट करना, उसको एक्सप्लेन करना, आपका इजी से इजी चलते चला जाएगा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट आएगा, आता है। देखिए स्टूडेंट जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक स्टूडेंट होता है ना जो 10 और 15 क्वेश्चंस सॉल्व करके वो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना क्लियर कर लिया। उसको 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद ये पता चल गया कि मुझे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो एनालाइज कर लिया, बहुत डीपली एनालाइज किया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे पार्ट के स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि हम अगर 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस बनाते हैं तो कंसेप्ट आएगा। बेशक आएगा, एकदम आएगा, लेकिन आपको 100 क्वेश्चंस बनाने के बाद वो कंसेप्ट उसको समझ में आया। और जो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट था वो 15-20 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको ये चीज़ आ गया। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही है। तो बेटा ठीक है, समझ में आ गया, 15 क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी ना। तो आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे खुद ये बोलते हैं कि सर आप है ना एक लेक्चर बनाओ जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल का लेक्चर हो, उसका आप मुझे एक एक कंसेप्ट है ना क्लियर करो। तो इससे क्या होगा, आप जितना क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्या है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या आएगा, ऑब्वियस है कि क्वेश्चन आएगा, तो आप क्वेश्चन करो ना बेटा। तो एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है, एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, ब्रिलियंट का मतलब ये नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड है, ब्रिलियंट का मतलब ये है कि उसका स्टडीज जो है बहुत कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी पर भी मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँगा दूसरे लेक्चर में, ठीक है, कि आप पढ़ोगे कैसे। आपने बहुत सारा ना टाइम टेबल्स भी बनाया होगा, उस पर भी मैं दूंगा। टाइम मैनेज आप कैसे करोगे, स्कूल में आपका है ना क्वेश्चंस छूटते हैं ना, पता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत चीज़ ये मेरे से खुद भी छूट जाते थे जब मैं आप लोगों के समय का था। तो मैं धीरे धीरे करके इस चीज़ को रेक्टिफाई किया। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप किस तरह से पढ़ाई करो और कैसे ये चीज़ कंप्लीट करना है, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी तरीका से, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज से ख़त्म होता है, ये चैप्टर, ये लेसन हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग अब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो न्यूमेरिकल्स होगा आपको हलवे के समान लगेगा और बहुत सिंपल तरीका से आपको हर एक चीज़ है ना समझ में आएगा, आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं है, मैं हूँ, आपके सर हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट, ओके।